51 चैप्टर 51 फिजिकल ट्रेनिंग क्लास क्यूजिंग और 10 जुओइन ट्रेनिंग ग्राउंड में घूमते रहे और अलग अलग तरह की काबिलियत देखते रहे। उड़ान, धरती पर सुरंग बनाना, आग से सांस लेना, पानी पर कंट्रोल, लेजर आंखें, टेलीकिनेसिस, हवाई हमले, मुट्ठी से शरीर को अलग करना, सख्त त्वचा वगैरह, ये सभी देखने में बहुत अच्छे थे। लेकिन सांस लेने की आभा, ग्रेविटी फील्ड, लाइट हैवी ब्लेड, इनविजिबिलिटी वगैरह जैसी चीजों की वजह से यह देखना नामुमकिन हो गया कि वे क्या कर रहे थे। घूमकर अपनी जिज्ञासा शांत करने के बाद वे शूटिंग रेंज गए, लेकिन बिना टीचर के उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वे आसपास देखने के लिए कहीं और जा सकते थे। वे कई टीचिंग बिल्डिंग्स में घूमे। क्यू जिंग ने पाया कि यहाँ आम यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ा अंतर यह था कि यहाँ उतनी किताबें नहीं थीं। ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम नहीं देते थे, सिविल सर्विस एग्जाम नहीं देते थे, उन पर नौकरी का कोई प्रेशर नहीं था और वे ग्रेजुएशन के बाद सीधे आर्मी में भर्ती हो सकते थे या पुलिस ऑफिसर बन सकते थे। अगर उन्हें और आज़ादी चाहिए होती तो वे एक्सप्लोरर के तौर पर दूसरी दुनिया में जा सकते थे। पैसे को पॉइंट्स से नहीं बदला जा सकता था, लेकिन पॉइंट्स को पैसे से बदला जा सकता था। इस तरह से सोचने पर एबिलिटी एकेडमी काफी अच्छी थी, बस यह बहुत थकाने वाली और बहुत दर्दनाक थी। दिन आपका ऑर्डर भेज दिया गया है। पेनलेस आर्मबैंड भेज दिया गया था। इतनी जल्दी? हाँ, यह तो बस एक पैटर्न को कस्टमाइज करना था, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे डॉर्मेट्री तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना? डिनर खत्म करने के बाद वे दोनों अपने अपने कमरों में लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए छोटे से जंगल में बने पवेलियन में बैठे। यान चेंग पार्टनर वाले लोग अलग होते हैं, इस समय वापस आ रहे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे थे, बस एक और चाहिए। और हाँ, अगले दिन की जिंग सुबह जल्दी उठी, नहाई और नाश्ता किया। फिजिकल ट्रेनिंग, नाश्ता न करने से सच में लोगों की मौत हो जाएगी। वे उस क्लासरूम में पहुंचे जहां कल उनकी क्लास थी। पोडियम पर एक युवा पुरुष टीचर खड़ा था जो कैमोफ्लाज वेस्ट पहने हुए था और बहुत दयालु लग रहा था। उसे हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, है ना? कई स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा। 8 बजे की घंटी बजी और क्लास अचानक बहुत शांत हो गई। हेलो सब लोग, मैं आपका फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हूं। मेरा नाम झांग किलोंग है, आप मुझे इंस्ट्रक्टर झांग कह सकते हैं। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिखा और आगे कहा, मैं एबिलिटी एकेडमी की 26वीं क्लास का स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन के बाद मैं सैनिक के तौर पर काम करने के लिए पास के मिलिट्री इलाके में चला गया। मेरी काबिलियत कम होने की वजह से मैं सिर्फ लेवल डायमेंशनल गेट की रखवाली के लिए जिम्मेदार हो सकता हूं। ऐसी दुनिया में जहां काबिलियत मौजूद है, हाई एंड कॉम्बैट टीम की काबिलियत के बजाय अकेले की काबिलियत पर ज्यादा फोकस करता है। उदाहरण के लिए, लेवल 5 अटैक टाइप एबिलिटी वाला यूजर आसानी से लेवल 4 एबिलिटी वाले यूजर्स के ग्रुप को खत्म कर सकता है। लेकिन लेवल 5 अटैक टाइप एबिलिटी वाले यूजर बहुत कम हैं और लेवल 4 एबिलिटी वाले यूजर की अटैक रेंज उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए बड़े पैमाने पर युद्ध अभी भी टीम वर्क पर निर्भर करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एक्सप्लोरर के तौर पर दूसरी दुनिया में जाकर अपनी टीम बनाने के उलट नए ग्रेजुएट हुए सैनिक पहले मिलिट्री रीजन में जाकर मिलिट्री के टीम वर्क के तरीकों को जान सकते हैं और फिर उन्हें एलियन जानवरों का सामना करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेजा जा सकता है, बिक्सियाओ सिटी और युआंडाओ के दूसरी दुनिया के बेस। इसीलिए झांग किलोंग ने कहा कि उनकी काबिलियत काफी नहीं है। इस साल हमें आधे साल के लिए आपके फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के तौर पर भेजा गया है। मैं इस काम को सीरियसली लूंगा, आपको अच्छी ट्रेनिंग दूंगा और इन 6 महीनों में आपको तेजी से आगे बढ़ने दूंगा। कृपया इस काम को इतनी गंभीरता से न लें। नीचे बैठे छात्र मन ही मन रो रहे थे। हम यहाँ सिर्फ स्कूल जाने के लिए आए हैं, इतनी सख्ती मत करो, ठीक है? हर सुबह 8 बजे हम आपकी काबिलियत को ट्रेन करने के लिए प्लेग्राउंड में इकट्ठा होंगे, खेल का मैदान। यह वह खुली जगह है जो स्कूल का एक बड़ा हिस्सा घेरती है ना? क्या हमें इसके चारों ओर कई बार चक्कर लगाना पड़ेगा? इसके बारे में सोचकर ही मेरी नसें तन जाती हैं। फिजिकल ट्रेनिंग तो बस शुरुआत है। इन 6 महीनों में मैं आपको शांत तरीके से चलना, तेज स्प्रिंटिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग, लंबी दूरी की रनिंग वगैरह सिखाऊंगा। क्या आप इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं? इस कोर्स का नाम किसने सोचा? मुझे मार डालो। स्टेज के नीचे हमेशा कोई न कोई ऐसा जीव होता है जो इंस्ट्रक्टर की ताकत का सामना करने की हिम्मत करता है। एक छात्र खड़ा हुआ और पूछा, इंस्ट्रक्टर झांग, अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो क्या मैं ये क्लास छोड़ सकता हूं? कि जिंग ने इस स्टूडेंट को देखा और उसकी हिम्मत के लिए दिल से शाबाशी दी। अगर उसे ठीक से याद है तो उसका नाम फूजियांग था और उसकी काबिलियत ताबीज बनाना थी। उन्होंने कल अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वे अभी स्विफ्ट स्टेप्स टैलिस्मैन और गोल्डन लाइट टैलिस्मैन बना सकते हैं, जिन्हें तुरंत इस्तेमाल के लिए हवा में बनाया जा सकता है या स्टोर करने के लिए कागज पर बनाया जा सकता है, लेकिन कागज के टैलिस्मैन सिर्फ 3 दिन तक ही रह सकते हैं। शायद वह इन रनिंग एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए स्विफ्ट स्टेप्स टैलिस्मैन का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। झांग किलोंग ने कहा, आपकी बॉडी को देखकर लगता है कि आप पास होने के लिए अपने शरीर पर निर्भर नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपकी काबिलियत आपकी बहुत मदद कर सकती है। उन्होंने फूजियांगे को बैठने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया और फिर उनकी नजर सब पर पड़ी। लेकिन मैं यहाँ सभी को यह बताना चाहता हूँ कि आप इन रनिंग एक्सरसाइज के दौरान अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते।
स्कूल का यह क्लास लगाने का मकसद आपके शरीर और दौड़ने की क्षमता की एक्सरसाइज करना है। सोर्स पावर हमेशा खत्म हो जाएगी, लेकिन शरीर नहीं। सिर्फ अपने शरीर की अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके ही आप खतरे के समय भाग सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। लेकिन कुछ एबिलिटीज सच में ये काम आसानी से कर सकती हैं, जैसे टेनफोल्ड बॉडी एनहांसमेंट, जो एक पैसिव और परमानेंट एबिलिटी है। लेकिन इस तरह की एबिलिटी आमतौर पर सिर्फ एनहांसमेंट ब्रांच में ही दिखती है। आपको ईमानदारी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आप में से कोई भी ऊपर दिए गए सभी प्रोजेक्ट्स सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस से कर सकता है, तो मैं आपको क्लास में आने की इजाजत नहीं दूंगा। यह सुनकर कि जिन को कोशिश करने का मन हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब वह सच में ऐसा कर सकता है। क्या उन्हें सबसे पहले आगे आना चाहिए? क्या ज़ो यिन के साथ क्लास में न जाना बुरा नहीं होगा? इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या दिखावा करने से उन्हें जलन नहीं होगी? कोशिश करना चाहते हैं, यह ज़ो यिन की टेलीपैथी थी। कि जिन ने अपना सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि इसे भूल जाना बेहतर है, पहले कुछ क्लास में भाग लें और फिर तय करें कि यह उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। झांग किलोंग ने क्लासरूम के पीछे कैमोफ्लाज शोल्डर बैग के ढेर की ओर इशारा किया। ये वो कपड़े हैं जो तुम भविष्य में फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान पहनोगे। तुम्हारा स्टूडेंट नंबर बैग पर लिखा है। जाओ और अपना बैग ले आओ, 10 मिनट में नीचे इकट्ठा हो जाओ, बैग पहन लो और हम खेल के मैदान की ओर दौड़ेंगे। अरे यार, पहले रन में तो सामान उठाना पड़ता है। हालांकि यह सिर्फ कपड़े हैं, यह हल्का होना चाहिए, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में भारी चीजें होंगी या नहीं। स्टूडेंट्स बेजान चेहरे के साथ अपनी कुर्सियों से उठे और धीरे धीरे क्लासरूम के पीछे जाकर अपना बैग ढूंढने लगे। क्यू जिन तेज दिमाग वाला था और उसने जल्दी ही अपना काम ढूंढ लिया। टैन ज़ोयिन ने पूछा, आपने अभी इस क्लास को छोड़ने के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? क्यू जिन ने कहा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हें हर सुबह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि टैन ज़ोयिन जानता था कि वह पब्लिक में अलग नहीं दिखना चाहता था, फिर भी ये शब्द सच में उसे सुकून देने वाले थे। लेकिन आप सड़क किनारे बैठकर मुझे देख सकते हैं, भले ही आप क्लास में न आए। हमें सुख दुख बांटना चाहिए। तुम कायर हो। मैं इसे कायरता नहीं कहूंगा, मैं इसे लोकी कहूंगा। तुम कायर हो, बस यह मान लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मैं आज सबसे आखिर में दौड़ूंगा और कल पूरे स्कूल में सबसे पहले दौड़ूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि असली तेजी से प्रोग्रेस क्या होती है। हाँ 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 प्रोडिजी, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। ऐसी टोन क्यों है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास करो, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है। ठीक है, यह तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना प्लान बदल दिया है। मैं भीड़ में घुलना मिलना चाहता हूँ और फिर आखिरी दिन आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तुम्हें सीधे पहले भागना चाहिए। मुझे डर है कि वे डर जाएंगे। नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। यह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। क्या यह आपके डरपोक स्वभाव से मेल नहीं खाता? गलत, यह अलग स्वभाव है। U52 चैप्टर 52 रनिंग लैप्स 10 मिनट बाद। वे नीचे लाइन में खड़े थे, पुरुष बाईं ओर और महिलाएं दाईं ओर, आगे छोटे और पीछे लंबे। झांग किलोंग ने कहा, ठीक है, अब से क्लास से पहले इसी तरह बने रहना। अब सब लोग आजादी से खेल के मैदान में दौड़ो और सफेद सॉकर गोल पर इकट्ठा हो जाओ। उसने अपने गले में लटकी सीटी को 2 बार बजाया। सब लोग ध्यान दें। आराम से, ध्यान से खड़े हो जाएं। भागो, जाओ। ढीली ढाली लाइन में कई लोग तुरंत आगे की ओर भागे, जबकि बाकी लोग कुछ ही पलों में तितर बितर हो गए। फ्री रन के लिए इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है। क्यू जिंग आराम से तान ज़ोयिन के बगल में दौड़ा। असल में मैं 10 सेकंड से भी कम समय में वहां पहुंच सकता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं? यह इतनी तेजी से होगा कि कोई हमें देख नहीं पाएगा। टैन ज़ोयिन ने उस पर आंखें घुमाई। तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुममें एनर्जी है तो जाओ इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करो और देखो कि कौन ज्यादा तेज है। दौड़ते समय अपनी सांस की लय में रुकावट से बचने के लिए उसने की जिंग से बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया। तो कोई बात नहीं, मुझे लो प्रोफाइल रहना है। टैन ज़ोयिन सच में उसे लात मारना चाहता था, वह सिर्फ बातों में ही अच्छा था। वैसे तो यह इंस्ट्रक्टर बहुत गुस्सैल लगता है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत टॉर्चर किया जाएगा। दुखी तो हम होंगे, आप नहीं। टैन ज़ोयिन को लगा कि वह दिखावा कर रहा है। हम 3 जन्मों तक ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर भी आपके अजीब फिजिकल लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यू जिन बहुत शुक्रगुजार था कि भगवान ने उसे म्यूटेंट स्पाइडर बनाने की इजाजत दी, जिससे उसे फिजिकल ट्रेनिंग की तकलीफ से बचा लिया गया। वे अपनी मंजिल की ओर दौड़ते हुए बातें कर रहे थे। झांग किलोंग वहां जल्दी पहुंच गया था। सब लोग ध्यान दें। आराम से, ध्यान से खड़े हो जाएं। सही कपड़े पहने, छोटे छोटे कदम उठाते हुए यह बनावट धीरे धीरे चौकोर हो गई। आज हम दौड़ने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इस ट्रैक पर दौड़ो, पूरी ताकत से दौड़ो जब तक तुम गिर न जाओ। आह! एंड स्टूडेंट्स इस क्रेजी प्लान पर रो पड़े। खासकर जो लोग अभी अभी दौड़कर आए थे, उन्हें यह सुनकर पहले ही चक्कर आ गया। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? तैयार हो जाओ, भागो। स्टूडेंट्स की पहली लाइन धीरे धीरे बिना मन के कदम आगे बढ़ा रही थी। पीछे वाले लोग भी धीरे धीरे पीछे पीछे चले। यह देखकर झांग किलोंग अपनी हंसी रोक नहीं सका और तेज भागो। तुम घोंघे जितने धीमे हो।
एक दो एक इंस्ट्रक्टर की एक दो एक की लय पर स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। जब वे भाग रहे थे तो कुछ लोग चुपचाप उनके पीछे आ गए, लेकिन अच्छी फिजिक वाले लोग भी थे जो बिना शर्माए या हांफते हुए आगे दौड़े। हालांकि उन्हें भी थोड़ी थकान महसूस हुई। आखिरकार वे सब तितर बितर हो गए। सिर्फ की जिंग ही उनके बीच घुल मिल गई और एक रिपोर्टर की तरह तान ज़ोयिन के साथ धीरे धीरे जॉगिंग करने लगी। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी ने यह प्लेग्राउंड बहुत बड़ा बनाया, जिसका घेरा 3000 मीटर था। असल में ट्रैक की लंबाई कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ मीटर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बस इतना था कि इंस्ट्रक्टर झांग कभी कभी चुपके से चलने वालों के पास दौड़कर जाते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते। अगर कोई चुपके से अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करता तो वह अचानक आकर उसे रोक देता। छात्र पागल हो रहे थे। वे अकेले नहीं थे जो यहां दौड़ रहे थे, दूसरी क्लास के लोग भी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इंस्ट्रक्टर झांग उन्हें इतनी सही तरह से कैसे ढूंढ पाए। क्या उसकी क्षमता फोटोग्राफिक मेमोरी हो सकती है? इंस्ट्रक्टर झांग के कहने पर उनके ज्यादातर क्लासमेट थकान के कारण जमीन पर गिर गए थे। न केवल उनकी क्लास बल्कि खेल के मैदान में मौजूद ज्यादातर लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। कि जिनको आखिरकार समझ आ गया कि वे जो मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहन रहे थे वह किस लिए थी, गंदगी से बचाने के लिए। बस बात यह थी कि उन्हें पहनने का समय नहीं मिला था, इसलिए ट्रैक के अलावा पूरा प्लेग्राउंड जमीन पर रेंगते हुए रंग बिरंगे इंसानी कीड़ों के धब्बों से ढका हुआ था। टैन ज़ोयिन की फिजिक खराब नहीं थी, वह मुश्किल से ही टिक पाती थी। और क्यू जिंग अभी भी उसे ऐसे प्रोत्साहित कर रही थी जैसे कुछ गलत नहीं हुआ हो। जैसे ही टैन ज़ोयिन हार मानने वाला था, इंस्ट्रक्टर झांग उनके पास आ गए। चलते रहो, रुको मत, 2 कदम और दौड़ो, तुम कर सकते हो, एक दो एक। हे भगवान, वह यहाँ कब आ गया? मुझे तो पता भी नहीं चला। कि जिंग ने जल्दी से बहुत थका हुआ होने का नाटक किया, अपनी जीभ बाहर निकाली और हांफने लगा। तुम ईमानदार नहीं हो नौजवान, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रहा हूं। तुम्हारा शरीर ऐसा है तो तुम इस तरह से हांफते नहीं। हालांकि उसे समझ लिया गया था, फिर भी कि जिंग ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। इंस्ट्रक्टर, मैं असल में अभी बहुत थक गया था, मैं खुद पर जोर डाल रहा था। देखिए, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं। क्यूई जिंग के पकड़े जाने और हांफते हुए इंस्ट्रक्टर को धोखा देने की कोशिश करने की बात सुनकर टैन ज़ोयिन हंसते हुए झुक गई, लेकिन इस हंसी की वजह से वह पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई। वह जमीन पर लेट गई और शो देखती रही। क्यू जिंग और झांग किलोंग भी रुक गए। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं देख नहीं सकता? तुम्हारा शरीर दूसरों से बहुत बहुत बेहतर है। मैं तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग छोड़ने की इजाजत देता हूं। यह सुनकर कि वह बच नहीं पाया कि जिंग ने सजा के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इंस्ट्रक्टर को इस बात की परवाह नहीं होगी कि वह थका हुआ होने का नाटक कर रहा है। इसके बजाय उसने उसे जाने दिया। कि जिंग ने तुरंत झांग किलोंग के पीछे से एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ महसूस किया। थैंक यू इंस्ट्रक्टर, आप एक एंजल हैं, नहीं, आप एक ग्रेट इंसान हैं, एक ग्रेट इंस्ट्रक्टर हैं। झांग किलोंग मुस्कुराया। अब आपको दौड़कर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी भी मेरे साथ स्टैटिक वॉकिंग और क्रॉस कंट्री सीखना होगा। मेरी क्लास हर दिन 2 घंटे की होती है। पहला घंटा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए होता है और दूसरा घंटा आपको अलग अलग टेक्निक सिखाने के लिए होता है। आप दूसरे हाफ के लिए आ सकते हैं। तो यह कोई डायरेक्ट स्किप नहीं है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा घंटा सोना भी 1 घंटा ही है। क्यू जिंग अभी भी बहुत संतुष्ट थी। धन्यवाद प्रशिक्षक, हम बाद में सॉकर गोल पर वापस इकट्ठा होंगे। मैं पहले जाऊंगा। अलविदा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर को विदा करने के बाद कि जिंग ने अपनी जगह से पल्स बीट वाटर की एक बोतल निकाली। वह नीचे झुका और टैन ज़ोयिन के बगल में बैठ गया। क्या तुम अभी भी पानी रोक सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? टैन ज़ोयिन ने पानी लिया और कहा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं खुद ही कर लूंगा। घप घप, उसने आधी से ज्यादा बोतल पी ली और फिर उसे नीचे रख दिया। हाँ, मैं फिर से जिंदा हूं। यह पानी बहुत असरदार है। 2 मिनट से भी कम समय में आपको एनर्जी मिल जाएगी। यह सुनकर कि पानी का असर इतनी जल्दी हुआ, टैन ज़ोयिन ने जल्दी से चारों ओर देखा। देखो, इंस्ट्रक्टर झांग अभी भी उस बड़े आदमी को वहां बुला रहे हैं। मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, वरना वह मुझे वापस खींचकर दौड़ा सकता है। दुखी होने से अच्छा है कि सुरक्षा रखी जाए। टैन ज़ोयिन ने अपनी पीठ झुका ली, अपना चेहरा नीचे किया और अपनी नई नई आई आंखों को वापस मरी हुई मछली जैसी आंखों में बदल दिया। अब हंसने की बारी क्यों जिनकी थी? तुम मुझसे भी बेहतर होने का नाटक कर रहे हो। टैन ज़ोयिन ने उसे लात मारी। दूर हटो, सावधान रहो कहीं इंस्ट्रक्टर फिर से मेरी तरफ ध्यान न दे। क्या इंस्ट्रक्टर झांग इतना डरावना है? मुझे लगता है कि वह काफी फ्रेंडली है। हालांकि कि जिनको समझ नहीं आया, फिर भी वह एक तरफ चला गया और बोरियत से टैन ज़ोयिन की तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा निकाल लिया। अगर दूसरे स्टूडेंट्स को कि जिनके विचार पता होते तो वे उससे जरूर कहते, बेशक तुम्हें लगता है कि वह फ्रेंडली है, उसने तुम्हें आधी क्लास से बाहर कर दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उसे अपने पीछे एक भयानक राक्षस की तरह तैरते हुए देखा है, जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत न हो? एक दो एक चिल्लाते हुए और लोगों को गिरने पर मजबूर करते हुए रुकने पर जोर देते हुए। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है?
चैप्टर 53 जीवन की बारिश। पहली क्लास की घंटी बजने के 50 मिनट हो चुके थे और अब प्लेग्राउंड पर एक भी स्टूडेंट खड़ा नहीं था। सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अचानक क्यू जिंग ने डायरेक्टर लैन लैन को देखा। हाँ, क्या वह स्विमिंग पूल की डायरेक्टर नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? उसने लैन लैन को खेल के मैदान के बीच में जाते, अपनी आंखें बंद करते और अपनी डेवलप की हुई स्किल रेन ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करते देखा। पूरे खेल के मैदान में हल्की बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद सभी के पैरों में दर्द होना बंद हो गया, उनकी पीठ में दर्द होना बंद हो गया और उन्हें लगा कि 10 और लैप दौड़ना कोई समस्या नहीं होगी। क्यों जिनको इस बारे में ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन टैन ज़ोइन इसे महसूस कर सकता था। तो डायरेक्टर लैन की एबिलिटी वाटर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। 1 मिनट बाद लैन लैन ने अपनी आंखें खोली और जीवन की वर्षा भी बंद हो गई। स्टूडेंट्स की बातचीत और इंस्ट्रक्टर्स के शुक्रगुजार होने के बीच वह धीरे धीरे चलकर स्विमिंग पूल की तरफ चली गईं। ध्यान, सभी इंस्ट्रक्टर एक ही समय पर चिल्लाए। खेल का मैदान तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। थोड़ी ही देर में की जिंग और बाकी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। इंस्ट्रक्टर झांग किलोंग ने जोर से पूछा, क्या आपको अभी एडवांस्ड रिकवरी एबिलिटी की पावर महसूस हुई? हमने इसे महसूस किया। एन, क्या यह आरामदायक था? यह आरामदायक था। एन, यह अच्छा है कि यह आरामदायक था। आप हर दिन इतने आरामदायक रहेंगे, मुझे कहना होगा, आप बहुत लकी हैं। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो कोई भी हमारी ताकत ठीक करने नहीं आया। हम सिर्फ अपनी विल पावर और लगन पर भरोसा कर सकते थे। उन्होंने सीधे खड़े स्टूडेंट्स को देखा और कहा, आपके पास ये हालात हैं और आप सभी को स्विमिंग पूल की डायरेक्टर लैन को धन्यवाद देना चाहिए। उनकी वजह से ही आप अपने शरीर की बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हैं और खुद को मजबूत बना सकते हैं। सच में उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। यह सोचना मुश्किल था कि उनके साल के इंस्ट्रक्टर इस रिकवरी के बिना कैसे जिंदा रहे। झांग किलोंग अचानक मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर लैन की कोशिशों पर खरा उतरने के लिए मैं तुम्हारे साथ अपने इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा सख्त रहूंगा, ट्रेनिंग का समय बढ़ाऊंगा और तुम्हें हमसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, क्या होगा अगर वे अचानक डायरेक्टर लैन को धन्यवाद देना बंद कर दें? आप सिर्फ इसलिए जो चाहे नहीं कर सकते क्योंकि रिकवरी हो रही है। इंस्ट्रक्टर, क्या दूसरे कैंपस में भी इस तरह का रिकवरी ट्रीटमेंट होता है? ये बुफान का सवाल शिकायतों और विलाप के ढेर से आया था। झांग किलोंग ने गर्व से कहा, दूसरे कैंपस में भी यह है। उदाहरण के लिए, गेंग कैंपस स्टैमिना वापस लाने के लिए मेरे दोस्त की काबिलियत ऑरा ऑफ इंस्पिरेशन पर निर्भर करता है। एकेडमी आप फ्रेशर्स की फिजिक को बहुत महत्व देती है और फ्रेशर्स को ट्रेनिंग में मदद करने के लिए हर कैंपस में स्टैमिना रिकवरी एबिलिटी वाले लोगों को हायर किया है। इसलिए मैं अकादमी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता और मैं आपको ड्रिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। झांग किलोंग ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि वह और भी सख्त होंगे। इसके बाद उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे ज्यादा आसानी से दौड़ें और सही पोस्चर में कैसे दौड़ें। उन्होंने जो आसन सिखाया उसे फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो गए और कई बार आगे पीछे दौड़े। उन्हें तब तक रुकने की इजाजत नहीं थी जब तक वे स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर लेते थे और अगर वे सच में नहीं सीख पाते थे तो वे अगली लाइन से आगे बढ़ते थे। लगातार प्रदर्शनों के लिए लोगों को पकड़ने और सुधारों के बीच समय शांति से बीतता गया। घंटी बजी। आखिरकार आपका इंतजार कर रहा हूं। खुशकिस्मती से मैंने हार नहीं मानी। स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई दिव्य संगीत सुन रहे हों। वे इस प्लेग्राउंड में एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। झांग किलोंग उन्हें रोकने वालों में से नहीं थे। कल सुबह 8 बजे इसी जगह पर इकट्ठा हो जाओ, विदा हो जाओ। वाह, हम आजाद हैं। हालांकि उनकी क्लास सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। टैन ज़ोयिन और क्यू जिंग साथ साथ चल रहे थे। क्यू जिंग ने कहा, मैं तुम्हें किंगगोंग सिखाऊं तो कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें किंगगोंग इस्तेमाल करते समय वाली फीलिंग बताऊं तो क्या तुम भी किंगगोंग सीख सकते हो? जब से कि जिंग ने दौड़ना खत्म किया था तब से वह इस सवाल के बारे में सोच रहा था। हालांकि वह एक्सरसाइज के दौरान सोर्स पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन इसे सीखने के बाद उसकी दौड़ने की स्पीड काफी बढ़ गई। किंगगोंग का इस्तेमाल करते समय उसके पास दूसरों से ज्यादा ऑर्गन नहीं थे और उसने सोर्स पावर का भी इस्तेमाल किया था, तो वह किंगगोंग को दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा सका? लेकिन आप इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, यह सचमुच एक समस्या थी। वह किंगगोंग का इस्तेमाल करते समय जो एहसास होता था उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे और वह दूसरों को भी यह एहसास महसूस नहीं होने दे सकते थे। क्योंकि जिनको एक ऐसी काबिलियत की जरूरत थी जो दूसरों को सिखा सके ताकि वे समझ सकें। बहुत परेशानी वाली बात है। भूल जाओ, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। चीजें हमेशा तब आती हैं जब उन्हें होना होता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पल्स गेट को वाइब्रेट करते समय चेन रिएक्शन को खत्म करना अभी भी ज्यादा भरोसेमंद है। थोड़ी ही देर में वे उस क्लासरूम में पहुंच गए जहां उनकी क्लास होने वाली थी। पोडियम पर एक पुरुष टीचर थे जो 40 साल के लग रहे थे। चश्मा पहने, लंबे और पतले। उन्हें इस कल्टीवेशन क्लास का टीचर होना चाहिए। छात्र एक एक करके अपनी सीटों पर बैठ गए। क्लास में कोई आवाज नहीं थी और सब चुपचाप अपने फोन से खेल रहे थे। पोडियम पर बैठे टीचर अचानक हिल गए।
उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम, अदरवर्ल्ड इजी पे अकाउंट और 5 अक्षर सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड लिखे। फिर वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। क्लास की घंटी बजी और वह खड़ा हुआ, ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरा नाम जूफू और मेरा अदरवर्ल्ड इजी पे अकाउंट है। हर कोई इसे जोड़ सकता है। क्लास के स्टूडेंट्स ने इसे ऐड करने के लिए अपने फोन निकाले और क्लास मॉनिटर बाई शियाओशियाओ ने तो एक फोटो भी ली और क्लास ग्रुप को भेज दी। जूफू ने चश्मा अपनी नाक पर लगाया, आज सुबह की क्लास और आज दोपहर की 2 क्लास, ये सभी मेरी क्लास हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह इंतजाम क्यों किया गया। यह किसी और वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करते समय आप कोई गलती न करें और आज ही इसे सीखें। क्या सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड इतना आसान है? इसे एक दिन में सीखना बहुत मुश्किल है। क्यों जिनको लगा कि यह बहुत हाई एंड और मुश्किल काम है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि सोर्स पावर क्या है। सोर्स पावर एक अदृश्य और अमूर्त शक्ति है जो दूसरे डायमेंशन डोर के दिखने के साथ पैदा हुई थी। जन्म शब्द थोड़ा गलत है, इसकी जगह फैला या फैला शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरे डायमेंशन का दरवाजा सिर्फ दूसरी दुनिया को जोड़ता था, जिससे दूसरी दुनिया की सोर्स पावर हमारी दुनिया में आ पाती थी। यह बाहर से हवा को घर में आने देने के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। इसे समझना आसान है। आप सोर्स पावर को मोटे तौर पर मार्शल आर्ट्स नॉवेल में अंदरूनी ताकत या फैंटेसी नॉवेल में जादुई ताकत के तौर पर समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि सोर्स पावर शब्द का आविष्कार चीन में हुआ था, फिर भी पश्चिम में इसका अनुवाद करने पर यह क्लासिक जादू बन गया। दूसरे डायमेंशन के दरवाजे में सोर्स पावर को अलग करने का बहुत मजबूत काम है और दोनों तरफ सोर्स पावर का कंसंट्रेशन बहुत अलग है। तो हमारी भविष्य की साधना क्लासें दूसरी दुनिया में होंगी, हम सब जा रहे हैं। क्यूई जिंग ने सोचा कि उनमें से कई लेवल 1 पर हैं और अगर वे अभी दूसरे डायमेंशन के दरवाजे में घुस गए तो वे बेहोश हो जाएंगे। हैरानी की बात नहीं है कि टीचर ने फिर समझाया, हालांकि अंदर जाने पर चक्कर आएगा, लेकिन हमने एंटीडिजीनेस हेडबैंड बनाए हैं। जब तक आप उन्हें अपने सिर पर पहनते हैं, दूसरे डायमेंशन का दरवाजा पार करने पर कोई बुरा असर नहीं होगा। टीचर जू के हाथ में काले हेडबैंड को देखकर क्यू जिंग को कल खरीदे गए बिना दर्द वाले आर्मबैंड की याद आ गई। क्या आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है? वहां सब कुछ कैसे है? मैं आमतौर पर ये चीजें नहीं देखता। जूफू ने पोडियम के नीचे से एक बड़ा बैग निकाला, कोई प्लीज ये एंटीडिजीनेस हेडबैंड बांट दो, हर व्यक्ति के लिए एक। पहली लाइन में बैठे बुपिंगलू ने स्टूडेंट्स को एक एक करके हेडबैंड बांटे। क्यूई जिंग ने दर्द रहित आर्मबैंड निकाला और उसकी तुलना एंटीडिजीनेस हेडबैंड से की। उन्होंने पाया कि वे साधारण कपड़े से बहुत अलग थे। पेनलेस आर्मबैंड के पीछे लाल पैटर्न थे जो सॉफ्ट मेटल मटेरियल जैसे दिखते थे और एंटीडिजीनेस हेडबैंड की इंटरलेयर में सफेद सिल्क था जो सॉफ्ट सिरेमिक जैसा दिखता था। यही भूमिका निभानी चाहिए। मैंने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी, ये दूसरी दुनिया के प्रोडक्ट होने चाहिए। 54 चैप्टर 54 सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड। इन एंटीडिजीनेस हेडबैंड के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन अगर आप इन्हें खो देते हैं तो इन्हें दोबारा खरीदने के लिए आपसे 100 पॉइंट्स चार्ज किए जाएंगे। कि जिंग ने अदरवर्ल्ड एक्सचेंज पॉइंट्स मॉल खोला और एंटीडिजीनेस हेडबैंड खोजे। हाँ, उनकी कीमत 100 पॉइंट्स थी, लेकिन अगर आप उन्हें खरीदते तो स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते थे। अकादमी सच में बहुत उदार है, 100 पॉइंट्स की चीजें इतनी आसानी से दे रही है। जूफू ने छात्रों को होश में लाने के लिए ब्लैकबोर्ड पर टैप किया। ठीक है, अब मैं तुम्हें सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा। सबसे पहले सभी को यह समझना होगा कि सोर्स पावर की कुल मात्रा को केवल 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, एबिलिटीज का उपयोग करके और स्पेशल एबिलिटीज के प्रभाव से। इसलिए सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल सोर्स पावर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। शरीर को मजबूत बनाना है। यह सुनकर स्टूडेंट्स सुबह की दौड़ के बारे में सोचने लगे। अगर बैठकर साधना करने से शरीर मजबूत हो सकता है तो दौड़ने की क्या जरूरत है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सोर्स पावर कहाँ स्टोर होती है? यह नोवेल की तरह हमारे डेंटियन में नहीं है, न ही यह फिल्ट्रम में है, बल्कि हमारे शरीर के हर सेल में है। यह सिर्फ हमारा अंदाजा है, क्योंकि हम चाहे किसी भी तरह का डिवाइस इस्तेमाल करें, हम यह नहीं देख सकते कि सोर्स पावर कैसा दिखता है। यह एक हाई डायमेंशनल एनर्जी की तरह है, दिखाई नहीं देती और दिखाई नहीं देती, फिर भी यह सच में मौजूद है। हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस मन सोर्स पावर को हमारे शरीर में बिना किसी रुकावट के बहने के लिए कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब आप सोर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में उस जगह तक जाएगी जहां आपको लगता है कि यह है। शरीर में पावर को दिमाग से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या यह बहुत अच्छा नहीं लगता? लेकिन सच ऐसा नहीं है। एक बार जब यह शरीर से बाहर की दुनिया में आता है तो यह असलियत के साथ हिंसक तरीके से रिएक्ट करेगा, जिसे हम काबिलियत कहते हैं। जूफू अचानक उत्साहित हो गया, लेकिन हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। कुछ एबिलिटीज बिना सोर्स पावर के सीधे शरीर पर असर डाल सकती हैं और कुछ एबिलिटीज बिना सोचे समझे पूरी दुनिया पर भी असर डाल सकती हैं। जब काबिलियत की बात आती है तो हम बच्चों जैसे हैं। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा खुद को नासमझ महसूस करते हैं।
उतना ही ज्यादा हमें लगता है कि हम अमीबा हैं। जूफू को होश आया, अहम, मैं बहक गई थी। मैं रिसर्च में काम करती थी, इसलिए मेरी बात पर ध्यान मत देना। शुरू से ही क्यू जिन को लगता था कि वह एक रिसर्चर है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सच में रिसर्चर थी। टॉपिक पर वापस आते हुए हमने एक जादुई क्षमता के जरिए सोर्स पावर से शरीर को मजबूत करने का एक तरीका पाया। हाँ, सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड पर हम इंसानों ने रिसर्च नहीं की थी, बल्कि यह हमें एक काबिलियत से बताया गया था। प्रोफेसर हे रुइजन की समझदारी ने भी इसे थोड़ा ही बेहतर बनाया। प्रोफेसर हे, क्या यह वही आदमी है जिसके हाथ में सिगरेट है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले युआंडाओ बेस के कॉरिडोर में फोटो में देखा था? प्रोफेसर हे रुइजन मेरे जूनियर हैं। उनकी काबिलियत विजडम है। उन्हें दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान और काबिलियत की पढ़ाई का सबसे भरोसेमंद एक्सपर्ट कहा जा सकता है। यह कहना शर्म की बात है कि भले ही मैं उनका सीनियर हूं, मैंने रिसर्च इंडस्ट्री को जल्दी छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि टीचर जू भी एक कहानी वाले इंसान हैं। मैं फिर से विषय से भटक रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है बाहरी सोर्स पावर को दिल तक इकट्ठा करना और शरीर को मजबूत बनाने के लिए खून को पूरे शरीर में सर्कुलेट होने देना। दूसरा स्टेज बाहरी सोर्स पावर को सीधे ब्लड वेसल और मसल्स में एब्जॉर्ब करना है। तीसरा स्टेज बाहरी सोर्स पावर को शरीर के सभी हिस्सों में एब्जॉर्ब करना है, जिसमें हड्डियां और आंखें भी शामिल हैं। अगर किसी का टैलेंट काफी ज्यादा है तो वह सीधे तीसरे स्टेज का तरीका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए जूफू ने उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड का लगातार इस्तेमाल करने से सोर्स पावर स्टैग्नेशन नाम का एक लक्षण पैदा होगा, जिससे पूरे शरीर में सूजन और दर्द होगा। इसलिए कल्टीवेशन का समय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको थकान महसूस हो तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। असल में बहुत ज्यादा दूसरी दुनिया का खाना खाने से भी सोर्स पावर में रुकावट के लक्षण दिखेंगे। यही वजह है कि दूसरी दुनिया का मांस बाहर ज्यादा नहीं बेचा जा सकता। चालाकी की बात यह है कि सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करते समय दूसरी दुनिया का खाना खाने से सोर्स पावर स्टैग्नेशन के साइड इफेक्ट्स का मुकाबला होगा और कल्टीवेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसे थोड़ा बेचा जा सकता है क्योंकि हाल के सालों में आम यूनिवर्सिटीज ने भी एबिलिटी स्टडीज खोली हैं और उन्होंने भी सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड सीखना शुरू कर दिया है। वैसे एबिलिटी एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद किसी आम यूनिवर्सिटी में टीचर बनना भी एक रास्ता है। इसके बाद मैं आपको सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। इतनी देर तक बात करने के बाद आखिरकार मेन टॉपिक आ ही गया। सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड को पहले क्लासिफाई किया जाना चाहिए, फैलाया नहीं जाना चाहिए की जरूरत है। फिर अभी भी क्लासिफाइड। आखिरकार मुख्य रहस्य तो बात ऐसी है, एक आम इंसान ऐसे तरीके के बारे में कैसे सोच सकता है? लेखक एक सामान्य इंसान है, मैं सच में ऐसा सोच भी नहीं सकता। नीचे कुछ छात्र पहले से ही शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टीचर ने अचानक फिर कहा, आज आपको पहला स्टेज सीखना होगा, दिल में सोर्स पावर इकट्ठा करना। लेकिन याद रखना कि बहुत ज्यादा बल का प्रयोग न करें। सावधान, सावधान और फिर से सावधान रहें, अन्यथा आपका दिल सचमुच फट जाएगा। आज मेरा काम यह पक्का करना है कि आप सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जो छात्र बस शुरू करने ही वाले थे, जब उन्होंने सुना कि खेती में जान का खतरा है तो उनके पसीने छूट गए। ऐसा लगा जैसे राजा यम ने अभी अभी दरवाजा खटखटाया हो। लेकिन क्यों जिनको इन बातों की चिंता नहीं थी, दिल फट जाएगा, तब मुझे ध्यान देना होगा। मेरी फिजिक के हिसाब से तो यह ठीक होना चाहिए, है ना? और दिल फटने से पहले स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो जाना चाहिए। हम स्थिर। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूखे पत्ते की साइकोनिक एनर्जी दिल को ठीक कर सकती है। टीचर जू ने कहा, अब तुम लोग पोडियम पर आने के लिए लाइन में लग जाओ और मैं तुम्हें एक एक करके देखूंगा। तो ऐसा ही है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसमें 3 क्लास लगती हैं। नोट, यूनिवर्सिटी क्लास 2 घंटे की होती है। जो छात्र अपनी जान को लेकर परेशान थे वे तब इतने डरे नहीं जब उन्होंने सुना कि उन्हें एक एक करके ऊपर जाना होगा। लेकिन उन्हें अब भी लगा कि पास में एम्बुलेंस होना ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन अगर दिल फट जाए तो एम्बुलेंस उन्हें बचा नहीं पाएगी। ऊपर जाने वाला पहला व्यक्ति वू तियानक्सिन था, जो सामने के दरवाजे के पास बैठा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसकी क्षमता बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। अचानक आगे बैठने का मतलब था सबसे पहले ऊपर जाना। वू तियानक्सिन की पिंडलियां अभी भी कांप रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और हार मानकर एक एक कदम पोडियम की ओर चलने लगी, मानो वह चाकुओं का पहाड़ और आग का समंदर हो। जूफू को पता था कि वह इतनी डर जाएगी और उसने शांत स्वर में उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। उन्होंने एक अंगूठे की अंगूठी निकाली और वू तियानक्सिन को देते हुए कहा, यह एक रिवर्सन रिंग है जो शरीर को जानलेवा चोट लगने से 3 सेकंड पहले की स्थिति में वापस ला सकती है, जिससे एक बार आपकी जान बच सकती है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जादुई दूसरी दुनिया की काली टेक्नोलॉजी दिखाई दी। इस बार यह एहसास पिछले 2 से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह समय को पीछे भी ले जा सकता है। क्यों जिनको अब इन दूसरी दुनिया की काली टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वू तियानक्सिन ने रिवर्जन रिंग पहनी और तुरंत महसूस किया कि उसकी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई है।
वह टीचर की कुर्सी पर बैठी और जूफू की जरूरतों के हिसाब से अपने शरीर में सोर्स पावर को चलाया, जिससे बाहरी सोर्स पावर दिल में जाने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म होने लगा है। यह देखकर जूफू ने कहा, रुको मत, तुम्हारे शरीर का गर्म होना नॉर्मल है, जारी रखो। वू तियानक्सिन 1 मिनट तक इसी तरह बोलता रहा। अगला स्टेप है साधना विधि करते समय अपने शरीर को हिलाना। अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को हिलाने की कोशिश करें। वू तियानक्सिन ने धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर हिलाई और उसके दिल में सोर्स पावर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ठीक है, अच्छा, इसे जारी रखो। अब अपना बायां अंगूठा हिलाओ। 55 चैप्टर 55 बैकट्रैकिंग रिंग। नीचे बैठे छात्र चुप थे, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। सिर्फ 5 मिनट में टीचर जूफू के गाइडेंस में वो तियानक्सिन सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड को ऑपरेट करते हुए खड़े हो पाए। ठीक है, तुम यहां बैठो और धीरे धीरे सीखो। अगला स्टूडेंट प्लीज ऊपर आओ। अगली स्टूडेंट क्लास मॉनिटर बाई शियाओ शियाओ थी। वह वो तियानक्सिन जितनी डरी हुई नहीं थी और सीधे पोडियम की तरफ बढ़ी। जूफू ने उसे एक रिग्रेशन रिंग दी और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप खेती करना सिखाया। जब तक वह साधना करते हुए कुछ कदम चल पाती, तब तक बगल में खड़ी वो तियानक्सिन को अपने शरीर में थकान महसूस होने लगती। जूफू ने इस स्थिति का बहुत पहले से अनुमान लगा लिया था, या यूं कहें कि यह उसकी योजना थी। उन्होंने वो तियानक्सिन से कहा कि वह अपनी सीट पर वापस चली जाए और आज और साधना न करे, और उन्होंने उसकी रिग्रेशन रिंग उतारकर तीसरे व्यक्ति को दे दी। और इसलिए पोडियम पर हमेशा 2 लोगों की स्थिति बनी रही। जब क्यू जिंग ने देखा कि जूफू के पास रिग्रेशन रिंग बांटने के लिए काफी लोग नहीं हैं, तो उसने अंदाजा लगाया कि यह चीज बहुत महंगी होगी, और इतनी बड़ी एकेडमी भी हर क्लास के लिए सिर्फ 2 ही देती है। असल में हर क्लास में 3 रिंग थीं। एक रिंग उन छोटे डमी की जान बचाने के लिए रखी गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस समय क्लास में ऐसे कोई छोटे डमी नहीं थे। क्यू जिंग ने अदरवर्ल्ड मेरिट पॉइंट्स मॉल खोला और रिग्रेशन रिंग्स खोजी। इसकी कीमत 30,000 पॉइंट्स प्रति रिंग थी, और यह भी दिखाया कि स्टॉक काफी नहीं था। अगर जरूरत हो तो आप कच्चा माल तैयार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं। क्राफ्टिंग फीस 50 पॉइंट्स थी, यह बस एक सिंबॉलिक चार्ज लग रहा था। महंगा हिस्सा मटेरियल फीस थी। उसने यह देखने के लिए पेज पर क्लिक किया कि कच्चा माल क्या है। उस पर लिखा था टाइम पोरपॉइज, टाइम श्रिम्प, टाइम स्पॉटेड फिश बोन 1 किलोग्राम, स्टारफॉल शार्ड्स 10G, 33 लीफ क्लोवर 1 पौधा, फेट नॉट स्टोन हेड सेपरेशन स्टोन 1 पीस। ये सब ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। उन्होंने सोचा कि क्या अदरवर्ल्ड बायोलॉजी क्लास में इनके बारे में बात होगी। अगर वे 30,000 पॉइंट्स बेच दिए जाएं, तो क्या वह बहुत अमीर नहीं बन जाएगा। लेकिन दूसरे हाई लेवल एबिलिटी वाले यूजर्स शायद ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे, है ना। लेकिन यह अभी भी आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसका क्या मतलब था। कोई भी हाई लेवल एबिलिटी यूजर ऐसा नहीं कर रहा था। तो फिर मैं यह करूंगा। शांत हो जाओ। क्या होगा अगर ये आइटम मिलना बहुत मुश्किल हो। बहुत कम एबिलिटी यूजर ही इन्हें पा सकेंगे। लेकिन मेरे पास कैप्टन जैक का कंपास है, चाहे दूसरी दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं उन्हें हमेशा ढूंढ सकता हूं। जहां तक कॉम्बैट पावर की बात है, यह और बेहतर होगी। 1 महीने में एक दिव्य कौशल बनाएं, 2 महीने में एक दिव्य हथियार बनाएं, 3 महीने 4 महीने में एक दिव्य जानवर बनाएं। जैसे ही क्यू जिन भविष्य की योजना बना रहा था, दिन में सपने देख रहा था, तान जुओइन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अब तुम्हारी बारी है, दिन में सपने मत देखो, जल्दी करो। कि जिंग तुरंत होश में आया। उसने पोडियम की तरफ देखा और ऊपर चला गया। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, टीचर की जरूरत के हिसाब से सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड को ऑपरेट किया, और फिर उसे अपने पैरों में हल्की झुनझुनी महसूस हुई, तो वह खड़ा हो गया। जूफू ने क्यूई जिंग को इधर उधर घूमते हुए देखा और लगभग सोचा कि रिग्रेशन रिंग टूट जाएगी, लेकिन पाया कि वह ठीक था। जैसे ही वह उसे स्थिर रहने के लिए कहने वाला था, उसने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि क्यूई जिंग ने पहले ही साधना का दूसरा चरण शुरू कर दिया था और सीधे अपने पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं में सोर्स एनर्जी को अवशोषित कर लिया था। फिर हड्डियां, आंखें और यहां तक कि बाल भी। जीनियस, यह जीनियस है। जूफू ने क्यूई जिंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी की प्यारी बेटी को देख रहा हो। पहली बार जब उन्होंने सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल किया, तो वे सीधे तीसरे स्टेज तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया। अहम बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। फिर भी कुछ उदाहरण थे, लेकिन वह सच में एक असली कल्टीवेशन जीनियस थे, मेरे स्टूडेंट बनने के लायक। असल में जबकि जिन पहली बार ऊपर आया, तो वह भी सावधानी से सोर्स एनर्जी को अपने दिल में सोख रहा था, लेकिन उसने पाया कि उसके दिल में सोख ली गई सोर्स एनर्जी तेजी से उसके शरीर के 6 एक्यू पॉइंट्स और उसके पैरों के मेरिडियन तक बह गई, जिससे उसके पैर सुन्न हो गए। इसलिए वह खड़ा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि सोर्स एनर्जी को सीधे दूसरी जगहों पर एब्जॉर्ब करने पर कुछ हुआ। क्यूई जिंग ने हिम्मत से दूसरा स्टेज शुरू किया। उसने पाया कि अभी भी कोई खतरा या दबाव नहीं था। शायद यहाँ की सोर्स एनर्जी मेरे शरीर को थोड़ा भी मजबूत करने के लिए काफी नहीं है। अपनी स्पाइडर सेंस पर भरोसा करते हुए क्यू जिंग एक कदम और आगे जाना चाहता था और सोर्स एनर्जी को अपनी छोटी उंगली की हड्डियों में एब्जॉर्ब करना चाहता था, और पाया कि अभी भी कोई खतरा नहीं है
और फिर वह तीसरे स्टेज में आगे बढ़ा, बेतहाशा एब्जॉर्ब करते हुए, यहाँ तक कि थोड़ी सोर्स एनर्जी को अपने बालों में भी एब्जॉर्ब कर लिया। क्यूई जिन को तेजी से सीखते देख जूफू उसे बस बस कहना चाहता था ताकि वह संभल जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसे परेशान न कर दे और फेल न हो जाए। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद उसे लगा कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन धरती पर सोर्स एनर्जी बहुत पतली थी। उसने देखा कि क्लासरूम में सोर्स एनर्जी क्यूई जिन के सोखने के लिए काफी नहीं थी। उसने एक छोटा चौकोर पत्थर निकाला और उसे कुचल दिया। किसी जीनियस का टीचर बनना आसान नहीं है। तुरंत क्यूई जिन ने महसूस किया कि आसपास की सोर्स एनर्जी सैकड़ों गुना बढ़ गई है। वह पागलों की तरह सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड चला रहा था। वह आसपास की सारी सोर्स एनर्जी को अपने शरीर में सोख लेना चाहता था। 1 मिनट बाद आसपास की सोर्स एनर्जी अपने पिछले लेवल पर वापस आ गई और क्यूई जिन ने भी कल्टीवेट करना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका शरीर थोड़ा सा ही बढ़ा है। यह एफिशिएंसी बहुत कम थी। क्यूई जिन को अचानक इस कल्टीवेशन मेथड से नफरत हो गई। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था और सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड आम लोगों के लिए बहुत तेजी से सुधार करने वाला तरीका था। जूफू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ क्यू जिन को देखा और कहा, आपकी बॉडी दूसरों से बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं आपको लेवल 1 पास लेने और आमतौर पर खेती करने के लिए अदरवर्ल्ड कल्टीवेशन रूम में जाने की सलाह देता हूं। यहाँ की सोर्स एनर्जी अब आपकी बॉडी को मजबूत नहीं कर सकती। क्यू जिन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद टीचर। फिर वह जल्दी से पोडियम से नीचे उतर गए। हालांकि टीचर बहुत प्यार से मुस्कुराए, लेकिन जब तक वह टीचर थे कि जिन उन्हें देखकर घबरा जाती थी। अपनी सीट पर लौटने के बाद टैन ज़ुओयिन ने एक संदेश भेजा, तुम खड़े क्यों हो गए? तुमने टीचर को डरा दिया। फिर उसने गुस्से में एक चौकोर नीला पत्थर निकाला और उसे कुचल दिया, शायद इसलिए कि जूफू के चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां थीं। दूसरों की नजरों में उसकी तारीफ का भाव गुस्से वाला बन गया। टैन ज़ुओयिन ने भी सोचा कि क्यूई जिन ने बात नहीं मानी और टीचर को गुस्सा दिलाया और फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पत्थर कुचल दिया। मैंने देखा कि आप सिर्फ 4 मिनट के लिए स्टेज पर गए, दूसरे लोग लगभग 10 मिनट के लिए। उसने जरूर कुछ बुरा करने के लिए पत्थर कुचला होगा। तब टैन ज़ुओयिन ने सोचा कि वह छोटा पत्थर जरूर कोई बुरा टूल होगा जो आसपास की सोर्स एनर्जी को सोख लेता है। जब तुमने अपनी आंखें खोली तो वह तुम्हें देखकर मुस्कुराया भी। उसका चेहरा बहुत तेजी से बदल गया। बुरा टीचर, अगर जूफू को पता होता कि उसका स्टूडेंट क्या सोच रहा है तो वह जरूर कहता, मेरे साथ गलत हुआ है। कौन समझता है? सब लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट ने मेरे लुक की वजह से मुझे गलत समझा। क्यू जिन ने उलझन में टाइप किया, हो सकता है कि आप कुछ गलत समझ गए हो। शुरुआत में मेरे आसपास सोर्स एनर्जी बहुत कम थी और फिर अचानक यह सैकड़ों गुना ज्यादा हो गई। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि टीचर ने उस पत्थर को कुचल दिया और मुझे नहीं लगता कि टीचर की मुस्कान नकली थी। हो सकता है आपने उन्हें गलत समझा हो। मैंने जल्दी खत्म इसलिए किया क्योंकि मैंने सोर्स एनर्जी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर ली थी। उस पत्थर के बिना मैं ऊपर जाते ही नीचे आ जाता। वह अभी खेती पर ध्यान दे रहा था और उसे किसी चीज के कुचलने की आवाज नहीं सुनाई दी। जब टैन ज़ुओयिन ने क्यूई जिन का भेजा मैसेज देखा और फिर टीचर के पतले चेहरे और साफ न दिखने वाले एक्सप्रेशन के बारे में सोचा तो वह तुरंत शर्मा गई। तो उसने गलत समझा। उसने टीचर को डांटा भी। कितनी शर्म की बात है। क्यूई जिन मुझ पर हंस रहा होगा। जरूर, मुझ पर मत हंसो। 56 चैप्टर 56 भाई, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। टैन ज़ुओयिन की स्टेज पर आने की बारी अभी नहीं आई थी कि क्लास खत्म होने का सिग्नल देने के लिए घंटी बज गई। जूफू ने उनसे कहा कि वे पहले खाना खा लें और दोपहर में क्लास के लिए वापस आए। टैन ज़ुओयिन क्यूई जिन की हंसी से बचने के लिए सीधे बाहर भाग गया। कि जिन उसका पीछा करने ही वाला था कि यान चेंग, जो उनके पीछे बैठा था, ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने उसे गुस्सा दिलाया? क्यूई जिन अपना सिर घुमाते हुए बाहर भागा और बोला, कोई रास्ता नहीं। वह भी बहुत उत्सुक था कि ऐसा क्यों। कौन जानता था कि जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि टैन ज़ुओयिन गलियारे में उसका इंतजार कर रहा है। तुम्हें मुझ पर हंसने की इजाजत नहीं है। क्यों जिन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे लगा कि यह कोई गंभीर बात है, लेकिन बात यह निकली। ठीक है, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। चलो पहले खाना खाते हैं। यह एक डील है। तुम सच में मुझ पर हंस नहीं सकते। अगर तुम हंसने की हिम्मत करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम बोल नहीं पाओगे। फिर क्यों जिन चुप हो गया। क्यों जिन पूरी तरह से हैरान रह गया। मैंने क्या किया? क्या हो रहा है? मुझे बिना किसी कारण के चुप क्यों कराया गया? मैंने तो अभी तक हंसना भी शुरू नहीं किया है। क्या मुझे इसके बारे में सोचने की भी इजाजत नहीं है? क्यों जिन क्या कर सकता था? उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ही सहना था। यान चेंग, जो उनके पीछे छिपकर सुन रहा था, ने सोंग जियांग और मियाओ कुई से कहा, देखिए, मैं अभी कोई गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि मैं उन्हें मनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो समय बचेगा उसका इस्तेमाल कई काम के कामों में किया जा सकता है। सोंग जियांग और दूसरे लोग यान चेंग की बातों से पूरी तरह बेखबर थे। उसे गर्लफ्रेंड ढूंढना इतना पसंद क्यों है? सोंग जियांग ने कहा, गर्लफ्रेंड न मिल पाने के लिए बहाने मत बनाओ।
मियाओ कुई को देखो, वह असल में गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढना चाहता। इस तरह के ओटाकू को पक्का सिर्फ कागज की पत्नियां पसंद होती हैं, असली पत्नियां नहीं। लेकिन मियाओ कुई को ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढना चाहता, बस मैं अभी तक सही इंसान से नहीं मिला हूं। यह और भी अच्छा होगा यदि दूसरे व्यक्ति को भी उनसे विशेष लगाव हो। सोंग जियांग, ऐसा लगता है कि वह अपनी जिंदगी में इन ओटाकू को कभी नहीं समझ पाएगा। वैसे क्या आप आज किसी स्पेशल एबिलिटी वाले व्यक्ति में बदल सकते हैं? मियाओ कुई ने चारों ओर देखा, सौभाग्य से वहां कोई नहीं था। तो वह चिल्लाया, ट्रांसफॉर्म। वह लंबे पीले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। आज का ट्रांसफॉर्मेशन कितागावा मारिन है। उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वह बहुत सुंदर है। इस बदलाव के बाद मियाओ कुई का रूप देखकर सोंग जियांग ने भावशून्यता से कहा, ऐसा लगता है कि मैं ओटाकू को समझने में पूरी तरह से असमर्थ नहीं हूँ। भाई, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। उठो, यह तुम्हारा रूममेट है, एक लड़का। सोंग जियांग ऊपर से तो शांत रहा, लेकिन रीजन मिनिस्टर अपने दिल में पहले से ही हार्मोन मिनिस्टर को मनाने की कोशिश कर रहा था। यान चेंग के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। उसने बस शांति से कहा, बुरा नहीं है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ऐसी ही अच्छी दिखने वाली लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। बस अफसोस की बात है कि उसके पास कोई खास काबिलियत नहीं है। उसने सुना कि कुछ खूबसूरत लड़कियों के पास खास तौर पर ताकतवर हथियार होते हैं, और एक बार जब वह उन्हें देख लेता है तो वह उन्हें अपने पायरेटेड सामान में शामिल कर सकता है। मियाओ कुई ने अपने लंबे बाल झटकते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं है, संभावना बहुत कम है, आपको वह काम करने की जरूरत नहीं है। आखिर में सोंग जियांग के रीजन मिनिस्टर ने हार्मोन मिनिस्टर को हरा दिया और कहा, कल के ट्रांसफॉर्मेशन में भी कोई खास काबिलियत नहीं थी, इसकी संभावना सच में कम है। कल का बदलाव नाकानो योत्सुबा नाम की एक लड़की का था, जिसके पास भी कोई स्किल्स नहीं थी। मियाओ कुई ने किसी को आते देखा और तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दिया। चलो पहले खाना खा लें। दोपहर में पूरी क्लास ने टीचर जूफू के 1-1 गाइडेंस में एक कल्टीवेशन सेशन पूरा किया। इस हफ्ते आपकी कल्टीवेशन क्लास क्लासरूम में ही होंगी। अगले हफ्ते हम दूसरी दुनिया में कल्टीवेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले उन्हें साधना की भावना से परिचित कराना होगा, और फिर उन्हें ऐसे माहौल में ले जाना होगा जहां सोर्स पावर ज्यादा हो, ताकि वे गलती से खुद को चोट न पहुंचा सकें। और सिखाने के लिए मेंटल कल्टीवेशन मेथड भी है। यह खबर सुनकर नीचे बैठे छात्र बहुत उत्साहित हो गए। वे आखिरकार दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरी दुनिया में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन गेट बैन की वजह से वे सब रुक गए। वे टोरेंट ट्रायल देखने गए और पाया कि अब यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे छू सकें। जिस दूसरी दुनिया के बारे में उन्होंने बचपन से सुना था, वह उनके ठीक सामने थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। क्या यह उन्हें चिढ़ाना नहीं था? अच्छी बात यह है कि कल्टीवेशन क्लासेस हैं, और वे आखिरकार अगले हफ्ते जाकर देख सकते हैं। जब आप खेती करने वापस जाएं, तो आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको थोड़ी भी थकान महसूस हो तो आगे न बढ़े, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियसली कल्टीवेट कर सकते हैं तो आप दूसरा स्टेज ट्राई कर सकते हैं। हालांकि दूसरे स्टेज का खतरा कम है, फिर भी आपको सावधान रहने और लापरवाह नहीं होने की जरूरत है। अपने सिर पर लगी घड़ी को देखते हुए, क्लास खत्म होने में लगभग 10 मिनट बाकी थे, उसने कहा, चलो अब क्लास खत्म करते हैं, मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा। तुरंत 2 लोग कैफेटेरिया की ओर भागे। यह देखकर कि यान चेंग और पीछे की लाइन में बैठे उसके 3 लोग हिले नहीं। क्यू जिंग ने उन्हें टैन ज़ुओयिन से मिलवाना शुरू किया। यान चेंग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जिसकी लंबी पोनीटेल है उसका नाम यान चेंग है, वह चित्र बनाता है। फिर उसने मियाओ कुई की ओर इशारा किया, जिसने गोल फ्रेम वाला चश्मा पहना है, उसका नाम मियाओ कुई है, और बाकी का नाम सोंग जियांग है, जो लियांगशान डाकुओं का लीडर है। सोंग जियांग ने कहा कि जिंग, क्या तुम लोगों से मेरा परिचय ऐसे ही करवाते हो? मेरा नाम बस यही है, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, समय पर बारिश, क्या यह ठीक है? क्यू जिंग ने उन तीनों से कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड टैन ज़ुओयिन है। यान चेंग ने झुककर कहा, हेलो हेलो, मेरा नाम यान चेंग है, मेरी सुपर पावर ड्राइंग है। वैसे क्या आपके कोई रूममेट सिंगल हैं? क्या यह व्यक्ति इतना सीधा है? टैन ज़ोयिन ने कहा, मुझे उनकी अभी की स्थिति के बारे में नहीं पता, मैं बाद में उनसे आपके बारे में पूछूंगा। यान चेंग साफ तौर पर निराश था। ठीक है, तो इस तरह मैं तुम्हें 4 पेंटिंग देता हूँ, उन्हें फाड़ने दो और जब तुम वापस आओ तो देखो। बोलने के बाद यान चेंग ने 4 पेपर निकाले और उन्हें टैन ज़ोयिन को दे दिया। इन्हें फाड़कर देखो। क्या ऐसा सिर्फ डिमेंशिया वाले बूढ़े लोग ही नहीं करते? टैन ज़ोयिन ने यान चेंग की पेंटिंग खोली, जो सोंग जियांग की पेंटिंग का एक बादल थी। तो तुम लड़कियों को पिक करने के लिए मेरे क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हो? सोंग जियांग ने यान चेंग को घूरा। यान चेंग मुस्कुराया, तुम्हारे बादल को बनाना आसान और दिलचस्प किसने कहा? अगर मैं इसे नहीं बनाऊंगा तो और क्या बनाऊंगा? और फिर जब तुम किसी लड़की को देखते हो तो तुम एक दे देते हो। सोंग जियांग सच में यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी सुपर पावर लड़कियों को पटाने के लिए एक टूल बनकर रह जाए। हाँ, सच में यह बादल इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, मुलायम और ठंडा है, और यह उड़ भी सकता है। यह उन फूलों से कहीं बेहतर है।
और तुमने वादा भी किया था उन दोनों को इग्नोर करते हुए कि जिन ने टैन ज़ोयिन को समझाया वह अपनी सुपर पावर से जो पेंटिंग बनाता है उसे फाड़कर अंदर की चीजें बुलाई जा सकती हैं। एक टाइम लिमिट है, यह बादल सोंगजियांग की सुपर पावर है, तुम इसे कंट्रोल करके हवा में उड़ा सकते हो, यह काफी मजेदार है। यान चेंग ने क्यूई जिंग की ओर इशारा करते हुए सोंगजियांग से कहा, तुमने सुना। क्यूई जिंग ने कहा कि तुम्हारा बादल मजेदार है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। सोंगजियांग ने यान चेंग के कंधे पर हाथ रखा और उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या यह सब तुम्हारी पेंटिंग्स की वजह से नहीं है? तुम्हें नहीं तो और किसे दोष दूं? मेरी पेंटिंग्स द्वारा चुना जाना आपका आशीर्वाद है, आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं तुम्हें हथौड़े के लिए धन्यवाद दूंगा, यह सोचकर कि भविष्य में जब वह अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करेगा तो लड़कियां इकट्ठा होंगी और कहेंगी, क्या यह लंबी पोनीटेल वाला छोटा खिलौना नहीं है? यह काफी मजेदार है। सोंगजियांग की आंखें गहरी हो गईं। 57 चैप्टर 57 डस्टलेस। अब तुम्हें दूसरे लोगों के लिए मेरे बादल बनाने की इजाजत नहीं है। तुम नकली हो, रॉयल्टी भी नहीं देते। बूटलेग कब से रॉयल्टी देते हैं? हम ठीक है, मैं उन्हें नहीं दूंगा। टैन ज़ोयिन को वे लोग काफी मजेदार लगे। फिर उसने बाकी बचे हुए व्यक्ति की ओर देखा। मैं मियाओ कुई हूँ, कुई का मतलब मजबूत है। मेरी क्षमता परिवर्तन प्रकार की है जो बहुत उपयोगी नहीं है। टैन ज़ोयिन को अपनी ओर देखते देख मियाओ कुई ने अपना परिचय दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी काबिलियत नहीं बताई। नमस्ते, मैं टैन ज़ोयिन हूँ, क्यू जिन की गर्लफ्रेंड। मेरी काबिलियत साउंड है, मैं साउंड से जुड़े कई काम कर सकती हूँ। ओह, आवाज अच्छा लग रहा है। यान चेंग ने सोंगजियांग के भालू जैसे गले लगाने वाले हमले से बचने के लिए संघर्ष किया। तान ज़ुयोई ने विनम्रता से कहा, यह ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है। सोंगजियांग ने गहरी सहानुभूति व्यक्त की, हमले की शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगिता मायने रखती है। फिर उसने अपने बादल को बुलाया और उसे टेबल पर उड़ा दिया। टैन ज़ोयिन ने इसे दिलचस्पी से देखा, यह कूल था। देखो, सब लड़कियां तुम्हारे क्लाउड में दिलचस्पी रखती हैं, पर तुम मुझे उसका सही इस्तेमाल नहीं करने दोगे। वह तो एक अनगढ़ हीरा है। यान चेंग अभी भी बादलों को बनाने का अधिकार वापस पाना चाहता था। मैं इसे प्रमोट करने में आपकी मदद करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्लाउड लड़कियों के बीच फेमस हो जाएगा। इसकी रेप्यूटेशन दूर दूर तक फैलेगी ताकि हर कोई आपका, सोंगजियांग का, बड़ा नाम जान जाए। यान चेंग की गंभीर बकवास को देखकर सोंगजियांग सच में उसे मुक्का मारना चाहता था। क्या यह बहुत अच्छा नाम था? मुझसे दूर हो जाओ, एक तरफ जाओ, वैसे भी तुम्हें उन्हें खींचने की अनुमति नहीं है। यान चेंग ने सोंगजियांग का हाथ पकड़ा, 45 डिग्री के एंगल से उसे देखते हुए कर्कश आवाज में कहा, तो फिर आपको मुझे पैकेज में बाकी बचे चित्रों का उपयोग करने देना होगा, है ना? कृपया, बहुत कृपया। सोंगजियांग गेज। यह बहुत घिनौना था। सोंगजियांग वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सका। दफा हो जाओ, उनका उपयोग करो, मैं तुम्हें उनका उपयोग करने दूंगा, ठीक है? क्यों जिन भी यान चेंग को और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तान ज़ोयिन को साथ खींचते हुए उन तीनों से कहा, हम पहले निकल रहे हैं, अलविदा। कक्षा से बाहर आते हुए तान ज़ोयिन ने कहा, आपके रूममेट्स बहुत अच्छे हैं। आपने उसे कहाँ देखा? क्या यह सिर्फ यान चेंग पर आधारित है? चलो पहले खाना खा लें। कैफेटेरिया में डिनर करने के बाद वे ड्राइवरलेस कैंपस बस में चढ़ गए और एकेडमी घूमना चाहते थे। सभी स्टॉप एक बार में संतुष्ट। ईस्ट कैफेटेरिया से शुरू होकर ट्रेनिंग ग्राउंड, शूटिंग रेंज, जंगल, स्विमिंग पूल, नॉर्थ प्लेग्राउंड, जंगल, नॉर्थ डॉर्मेट्री एरिया, छोटा पार्क, ऑडिटोरियम से गुजरते हुए। यह ऑडिटोरियम काफी बड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस होती है। सेमेस्टर शुरू होने के तुरंत बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। दूसरी दुनिया का एंट्रेंस आगे है ना? बाईं तरफ की बिल्डिंग बहुत अजीब है, उतरकर देखना चाहते हो? चल दर अदरवर्ल्ड के एंट्रेंस के सामने वाली यह बिल्डिंग ज्यादातर नीले रंग की है और बाहर से यह सिर्फ 2 मंजिल वाली शेप जैसी दिखती है। इसकी पहली मंजिल 8 या 9 मीटर ऊंची है, जो आम इमारतों से कहीं ज्यादा ऊंची है। एंट्रेंस भी बहुत बड़ा है और जब से कि जिंग और टैन ज़ोयिन ने इसे देखा है, तब से अब तक कई कारें आखिरी मिनट में गुजर चुकी हैं। वहां पैदल आने जाने वालों की भी बहुत भीड़ रहती है। यहां अंदर क्या है? जैसे ही कि जिंग दूसरी मंजिल को देखने के लिए ऊपर देख रहा था, एक औरत जो लगभग 30 साल की लग रही थी, गली के दूसरी तरफ से आई। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, गले में हेडफोन लटकाए हुए थे और बहुत आलसी चाल से चल रही थी। नमस्ते छोटे सहपाठियों, आप नए छात्र हैं, है ना? क्यों जिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह उनका अभिवादन करेगी और उसने कहा, नमस्ते आंटी, हम नए नामांकित फ्रेशमैन हैं, अगर आप चैट नहीं कर सकते तो पहले बात न करें। तान ज़ोयिन ने क्यू जिंग की कमर पर चुटकी काटी और उससे कहा, नमस्ते बड़ी बहन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह इमारत किस लिए है? चेन मेई को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्यू जिंग ने उसकी चाची को फोन किया और कहा, इस इमारत को ट्रांसफर हॉल कहा जाता है और इसमें अन्य परिसरों के लिए विभिन्न पोर्टल हैं। आप 10 पॉइंट्स देकर दूसरे कैंपस में घूमने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन पोर्टल नहीं, क्या यह चीज आधुनिक युग की उपज है? क्या काबिलियत इस तरह का काम कर सकती है? अपमानजनक। इतने हैरान मत होइए, यह टेलीपोर्टेशन पोर्टल केवल 7 साल पहले बनाया गया था। अगर कोई टेलीपोर्टेशन पोर्टल नहीं होता तो मेरा काम इतना व्यस्त नहीं होता।
क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरा काम क्या है? ट्रांसफर हॉल में प्रवेश करने के लिए उत्सुक क्यू जिंग ने अचानक कहा, वास्तव में उत्सुकता नहीं है। चेन मेई ने उसे दुखी होकर घूरा, नहीं, आप उत्सुक हैं। मेरा काम सफाई करना है। यह सुनने के बाद क्यू जिंग ने उसे देखा, वह क्लीनर जैसी नहीं लग रही थी। उसने अपनी झाड़ू कहाँ छिपाई? चेन मेई को पता था कि जब उसने की जिंग का एक्सप्रेशन देखा तो उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या एबिलिटी अकादमी के सफाई कर्मी साधारण सफाई कर्मी होंगे? कैसा रहेगा? क्या आप मेरी काबिलियत के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि आप उत्सुक हैं तो मैं आपको बताता हूं। मेरी काबिलियत डस्टलेस है, जिससे मेरे आसपास की सारी धूल गायब हो जाती है। कैसा रहेगा? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर क्लीनर हूं। बहुत बढ़िया, है ना? तान जोएन ने पूछा, बड़ी बहन बहुत अद्भुत है। आप कितने सालों से यह काम कर रही हैं? चेन मेई मुस्कुराई, यह अभी भी छोटी लड़की है जो बात कर सकती है। मैं यह लगभग 20 वर्षों से कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, तब कोई टेलीपोर्टेशन पोर्टल नहीं थे और मेरा काम सिर्फ कैंपस ए में धूल हटाना था। बाद में मैंने लिंगशियाओ सिटी और कैंपस ए में धूल हटाई। फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाए गए और मुझे हर दिन भागदौड़ करनी पड़ी, हर कैंपस में जाना पड़ा। खुशकिस्मती से मेरी काबिलियत की रेंज बहुत बड़ी है और कैंपस में बसे भी हैं, नहीं तो मैं थक जाता। एकेडमी खुलने के बाद काबिलियत पाने वाले पहले लोगों में से एक होने के नाते वह उस समय हर दिन दुनिया को बचाने के बारे में सोचती थी। उस समय स्टूडेंट्स को दूसरी दुनिया के होने के बारे में पता था और उन्हें लगता था कि एलियंस धरती पर हमला कर रहे हैं और हर कोई कड़ी ट्रेनिंग लेना चाहता था और अपनी जान देकर इंसानों की रक्षा करना चाहता था। हालांकि उसने जो काबिलियत जगाई वह डस्टलेस थी, एक बेकार काबिलियत जिसका इस्तेमाल सिर्फ क्लीनर के तौर पर किया जा सकता था। उसे लगा कि यह भगवान का दिया हुआ इंतजाम था। लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम करके भी देश की रक्षा में योगदान दिया जा सकता है। इसके अलावा यह जानने के बाद कि अपग्रेड करने से नई एबिलिटीज आ सकती हैं, उसने बहुत मेहनत से धूल को उगाया और हटाया। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि दूसरी दुनिया के जीव धरती पर हमला नहीं कर सकते और वह धीरे धीरे लेटने लगी। एक टॉप क्लीनर होने के नाते वह बस कार में बैठकर और हर दिन एक टूर लेकर अपना काम पूरा कर लेती थी, इसलिए वह धीरे धीरे आलसी हो गई। सिवाय उस समय के जब टेलीपोर्टेशन पोर्टल पहली बार बनाए गए थे, जब उसे पता चला कि उसे 6 जगहों से धूल हटानी है तो वह चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। उस समय कोई 7वां अन्य आयामी द्वार नहीं था, हर दिन बस टहलने जैसा है। क्यू जिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपकी क्षमता पहले ही लेवल 4 तक पहुंच गई है? चेन मेई ने सिर हिलाया, हाँ, मैं 10 साल से भी पहले लेवल 4 पर पहुंच गई थी। अगर मैं बदकिस्मत नहीं होती तो मैं लेवल 5 तक पहुंच सकती थी। उस समय वह पूरे स्कूल में सबसे मेहनती इंसान थी, उस माहौल में भी जहां कंपटीशन बहुत था। उसने खुद से पूछा कि उससे ज्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी काबिलियत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे इवोल्यूशन पर भरोसा करना पड़ा और हर दिन सुबह होने से पहले धूल हटाना शुरू कर दिया। उन सालों में कैंपस ए के लोग दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा सांवले थे, क्योंकि उसने हवा से धूल हटा दी थी, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों की तेजी बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा वह लकी थी, कुछ ही सालों में वह सक्सेसफुली लेवल 4 तक पहुंच गई। लेकिन उसने कोई भी लड़ने की काबिलियत नहीं सीखी, वह सिर्फ वही धूल जमा कर सकती थी जिसे वह अक्सर साफ करती थी। यह भी एक कारण है कि वह आलसी हो गई। जब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, आधे कैंपस की धूल साफ हो जाएगी, इसलिए मुझे काम पूरा करने के लिए बस कैंपस बस में घूमना होगा। वह यह कहने की हिम्मत करती है कि लेवल 5 से नीचे वालों में उसकी स्किल रेंज के साथ कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, और जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं, उनके पास उसकी रेंज नहीं है। यह एक टॉप डस्ट रिमूवर का कॉन्फिडेंस है। 58 चैप्टर 58 पोर्टल स्कूल बस आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा। तुम ट्रांसफर हॉल में जाकर 20 पॉइंट्स खर्च करके टेलीपोर्टेशन की फीलिंग ट्राई कर सकते हो। गुड बाय। चेन मेई स्कूल बस में चढ़ी और उन्हें अलविदा कहा। अलविदा। अलविदा बहन, की जिंग ने उसे फिर से आंटी कहना ही था। लोगों से बातचीत करना इतना मुश्किल क्यों है? हर किसी को इंसान क्यों नहीं कहा जा सकता? यह बहुत आसान होगा अगर हर कोई बस कहे हेलो दोस्त। अच्छा, तो यह होगा कि हेलो कहने की भी जरूरत न पड़े। अगर कोई कुछ न कहे तो सब ठीक रहेंगे। चलो दिन में सपने देखना बंद करो। टैन जुओयिन ने क्यू जिंग की कलाई खींची और ट्रांसफर हॉल की ओर चल दिया। हमें किस कैंपस में जाना चाहिए? सिर्फ 10 पॉइंट्स में आप दूसरे कैंपस घूम सकते हैं। क्या डील है? आपको पता होना चाहिए कि ये कैंपस एक दूसरे से काफी दूर हैं। बेशक हम कैंपस ए जा रहे हैं। वहां का स्काईरीच सिटी सबसे बड़ा एलियन शहर है। अगर हम जा रहे हैं तो हम सबसे बड़े वाले पर जा रहे हैं। की जिंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। टैन जुओयिन ने कहा, तो चलिए सबसे पहले कैंपस ए में लेवल 1 ट्रायल्स पर नजर डालते हैं। अगर वे आसानी से पास हो गए तो हम आज लेवल 1 ए पास कर लेंगे। कैंपस सी में टोरेंट ट्रायल की मुश्किल क्यू जिंग के लिए बहुत आसान थी। जब तक कैंपस ए में ट्रायल की मुश्किल टोरेंट ट्रायल जैसी ही है और 3 मीटर से कम के इक्विपमेंट पर कोई रोक नहीं है, तब तक वे दोनों आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, वे गेट से गुजरे और ट्रांसफर हॉल में घुसे। वहां एक बड़ा टर्नटेबल स्ट्रक्चर दिखा। फूलों से भरा बड़ा टर्नटेबल 8 एंट्रेंस से जुड़ा हुआ था।
छह एंट्रेंस के आखिर में आप 6 या 7 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा एक बड़ा शीशा देख सकते थे। वे बड़े शीशे मशहूर टेलीपोर्टेशन पोर्टल होने चाहिए। क्या टेलीपोर्टेशन पोर्टल नीले भंवर जैसा नहीं दिखना चाहिए? यह बिल्कुल शीशे जैसा क्यों दिखता है? अगर कि जिंग ने दूसरी तरफ से आती कार नहीं देखी होती तो उसे लगता कि यह एक सुपरसाइज्ड मरकरी मिरर है। जब आर्मर्ड केकड़े की लाश ले जा रहा ट्रक जो पोर्टल की तरफ जा रहा था वहां से गुजरा तो ऐसा लगा कि वह उनसे टकराने वाला है। यह सचमुच डरावना लग रहा था। क्या ये ड्राइवर डरे हुए नहीं हैं? चलो वहां जाकर देखते हैं। क्यूई जिंग की नजर से वह एंट्रेंस से टेलीपोर्टेशन पोर्टल की डिटेल्स साफ देख सकता था, लेकिन टैन ज़ुओयिन नहीं देख सका। बाईं और दाईं ओर एक गोल गलियारा था जिस पर पैदल यात्री मार्ग लिखा था। इस गोल कॉरिडोर के अंदर के घेरे में 6 टेलीपोर्टेशन पोर्टल लगे हुए थे जिनसे आप सीधे हर पोर्टल के पीछे पहुंच सकते थे। कि जिंग और टैन ज़ुओयिन दीवार पर लगे साइन को फॉलो करते हुए बाएं एंट्रेंस से सीढ़ियों से ऊपर चले गए। कुछ कदम आगे पहला टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। कॉरिडोर की दीवार के साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई थी। स्क्रीन पर वही कॉरिडोर दिखाया गया था, लेकिन उनके सिर के ऊपर ए की जगह सी लगा दिया गया था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल के दूसरी तरफ भी यही स्थिति होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल पावर का कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ की सिचुएशन दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का इस्तेमाल करना। क्यों जिंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल के सामने कूद गया और हाथ हिलाया। यह टेलीपोर्टेशन पोर्टल बिल्कुल शीशे जैसा दिखता है। अगर पुराने जमाने में टेलीपोर्टेशन पोर्टल होते तो उन्हें कांसे के शीशों की क्या जरूरत होती? तुम उस बंदर की तरह हो जिसने पहले कभी आईना नहीं देखा, टैन ज़ुओयिन ने नफरत से कहा। अगर पुराने जमाने में टेलीपोर्टेशन पोर्टल होते तो ओल्ड किन ने बहुत पहले ही दुनिया को एक कर दिया होता। इसे ओल्ड यिंग कहा जाता है, ओल्ड किन नहीं। देखो, टेलीपोर्टेशन पोर्टल के सामने से एक कार निकल रही है। क्यों जिंग ने अब तक जो देखा था उसके आधार पर बताया, ऐसा लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा सकता है, एक तरफ कारों के लिए और दूसरी तरफ लोगों के लिए। यह सच में कमाल है। मुझे हैरानी है कि यह पोर्टल कैसे बनाया गया होगा। जैसे ही क्यू जिंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कदम रखने वाला था, टैन ज़ुओयिन ने उसे रोक दिया। दाईं ओर रहें। यहां ऐसा लिखा है। हालांकि आप दूसरी तरफ की स्थिति देख सकते हैं, फिर भी आपको दाईं ओर ही रहना चाहिए। वे दोनों टेलीपोर्टेशन पोर्टल से गुजरे। टैन ज़ुओयिन को लगा कि इस बार दूसरे डायमेंशन वाले दरवाजे जैसा चक्कर नहीं आ रहा था, बल्कि एक आरामदायक एहसास था जिससे वह एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। क्यू जिंग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने आसपास देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हर कैंपस में ट्रांसफर हॉल का डिजाइन एक जैसा है। उसने अपना फोन खोला और देखा कि उसके 10 पॉइंट्स सच में काट लिए गए थे। यह दूसरे डायमेंशनल सिस्टम बहुत तेजी से पॉइंट्स घटाता है। अगर आप यहां आगे पीछे कूदते रहेंगे तो पॉइंट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। वे कॉरिडोर में घूमे और पाया कि यहां कैंपस सी से कहीं ज्यादा लोग थे। दूसरे कैंपस टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर लोगों के ट्रैफिक फ्लो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग कैंपस जी में जा रहे थे और सबसे कम लोग कैंपस सी में जा रहे थे। कैंपस सी से काफी कारें निकल रही थीं, सभी आर्मर्ड केकड़ों की लाशें थीं। ये सब आज की लूट होनी चाहिए। घूमने के बाद वे ट्रांसफर हॉल से बाहर निकल गए। जो दिख रहा था वह एक बंकर था और शूटिंग होल्स के आसपास के काले निशान बहुत ध्यान खींचने वाले थे। वे पत्थर की ईंटों के साथ साथ बंकर के नीचे लगे इंफॉर्मेशन साइन तक गए, जिस पर लिखा था, दूसरे डायमेंशनल दरवाजे की रखवाली करने वाला पहला बंकर, एक एंटीक। ऐसा लगता है कि इस जगह को एक सुंदर जगह में बदल दिया गया है। चौराहे के ठीक सामने कैंपस ए का दूसरा दरवाजा था। कि जिनके पास अभी तक यहां लेवल 1 का पास नहीं था, इसलिए वह वहां नहीं जा सका। यहाँ की स्कूल बस कैंपस सी जैसी ही होनी चाहिए, है ना? वे सड़क के किनारे बस स्टॉप तक गए और बस का इंतजार करने लगे। शायद वे सभी सुपरनैचुरल एकेडमी के कैंपस हैं। डिजाइन के 2 सेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। डिंगेलिंग 2 मिनट बाद स्कूल बस की जानी पहचानी घंटी उनके कानों में बजी। यह यहाँ है। स्कूल बस का स्टाइल कैंपस सी जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि कैंपस सी की स्कूल बस का पैटर्न समुद्र के नीले रंग जैसा था और यह बस घास के हरे रंग जैसी थी। वे उस पर बैठ गए। मैं शुरू करने वाला हूँ। स्कूल बस का वॉइस प्रॉम्प्ट भी वही था। बस में कुछ लोग अपने फोन से खेल रहे थे। टैन ज़ुओयिन ने क्यू जिंग से कहा, कैंपस ए में लेवल 1 का ट्रायल बोटेनिकल गार्डन में होता है। हम बस 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। उसने हर कैंपस में ट्रायल्स की डिटेल्स के लिए अभी अभी दूसरे डायमेंशनल फोरम पर सर्च किया था। हर कैंपस में ट्रायल्स का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था। इस ट्रायल को ग्रास ट्रैम्पलिंग ट्रायल कहा जाता है। यह नाम सुनकर आपको क्या लगता है कि यह किस बारे में है? टैन ज़ुओयिन ने जब नाम देखा तो वह क्यू जिंग से पूछना चाहती थी। जब क्यू जिंग ने टैन ज़ुओयिन का चंचल भाव देखा तो वह समझ गया कि यह उसका सीधा मतलब नहीं था। ग्रास ट्रैम्पलिंग ट्रायल, यह नाम किस तरह की सुपरनैचुरल शक्ति का होगा? कम समय में टारगेट पौधे को तोड़ना, यह जरूर होना चाहिए। यह जड़ी बूटियों के ज्ञान को टेस्ट करता है। तुम क्या सोच रहे हो? इस तरह का ट्रायल जड़ी बूटियों के ज्ञान को कैसे परख सकता है? यह तुम्हारी ताकत ही होगी। फिर से अंदाजा लगाओ। यह तो फिर यह क्या हो सकता है? कि जिंग ने अपना दिमाग लगाया और गहराई से सोचा।
तो यह एक प्लांट टाइप एलियन जानवर या उनके झुंड को हराना है। इस बार यह सही होना चाहिए, क्यूई जिंग को पूरा भरोसा था। लेकिन टैन ज़ोयिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। फिर से अंदाजा लगाओ, क्यू जिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह घास को रौंदना तो नहीं हो सकता है ना? टैन ज़ोयिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्यू जिन ने उसका एक्सप्रेशन देखा। यह नहीं है तो फिर क्या है? बस उसे सीधे बता दो। टैन ज़ोयिन ने अपना फोन निकाला और उसे क्यू जिन के सामने रखा। इस घास रोकने के ट्रायल में रोकना पहाड़ों और नदियों को रौंदने जैसा है, न कि अपने हाथों से घास को रौंदने जैसा। तो टोरेंट ट्रायल की तरह यह भी एक ट्रायल है जिसका लक्ष्य अंत तक पहुंचना है। लेकिन इसकी लंबाई टोरेंट ट्रायल से कहीं ज्यादा है, पूरे 3000 मीटर। तो ऐसा ही है। कोई हैरानी नहीं कि मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सका। चीनी अक्षर सच में बहुत बड़े और गहरे हैं, लेकिन 3000 मीटर ज्यादा लंबा नहीं है। यह जमीन पर है, जो उसके लिए सिर्फ कुछ सेकंड है। टैन ज़ोयिन ने आगे बताया, टोरेंट ट्रायल से अलग बात यह है कि ग्रास क्रैम्पलिंग ट्रायल टाइम पर होता है। फोरम में इसकी टाइम लिमिट का भी एक कारण है। उस समय एक सीनियर की सुपरनेचुरल पावर इथरियलाइजेशन थी, जिससे वह इथरियल बन जाता था, किसी भी डैमेज और कंट्रोल से इम्यून हो जाता था और सोर्स पावर की खपत भी कम होती थी। लेकिन उस समय जब वह इथरल हो गया तो वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। अगर वह हिलता तो यह कैंसल हो जाता, और वह एक फ्रेशमैन था जिसने कल्टीवेशन नहीं किया था और ट्रायल को चैलेंज करने चला गया। इसलिए नुकसान से बचने के लिए वह नुकसान से बचने के लिए उठाए गए हर कदम को इथरलाइज करता था और फिर खतरा खत्म होने के बाद दूसरा कदम उठाता था। वह इस तरह धीरे धीरे अंत तक पहुंच गया। इसमें 6 घंटे लगे। ट्रायल देख रहे टीचर की तो चिंता से जान ही निकल गई। उन्हें 5 घंटे पहले काम से छुट्टी मिल जानी चाहिए थी। फिर उन्होंने 2 घंटे की लिमिट जोड़ने के लिए अप्लाई किया और ओवरटाइम को फेलियर माना गया। तो यह ऐसा ही है। क्यू जिंग ने पूछना जारी रखा, ट्रायल का कंटेंट क्या है? 59 चैप्टर 59 ट्रायल ऑफ द ग्रास वीड प्लकिंग ट्रायल का मकसद आखिरी पॉइंट तक पहुंचना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। टैन ज़ोयिन ने क्यूई जिंग को समझाया, सबसे पहले क्योंकि डायमेंशनल गेट के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा घास का मैदान है, वहां कई तरह के घास जैसे पौधे हैं, साथ ही दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं, जिससे हवा में 50 ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 50 से ज्यादा हो जाता है तो इससे ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे जी मिचलाना, उल्टी, सिरदर्द, धुंधला दिखना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में कोमा और शॉक भी हो सकता है। वीड प्लकिंग ट्रायल में वहां के एटमॉस्फेरिक हालात को पूरी तरह से फिर से बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए समय तेजी से गुजरना चाहिए या शरीर काफी मजबूत होना चाहिए। क्यू जिंग का मानना था कि उसका शरीर किसी भी तरह से गलत नहीं है, यह सबसे अच्छा है। जहां तक टैन ज़ोयिन की बात है, वह जिंगटियन आर्मर पहन सकती है। स्पेस बैटल आर्मर के तौर पर उसे बाहर की हवा पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत ज्यादा घास के मैदान में न सिर्फ वे नुकसान न पहुंचाने वाली छोटी घासें हैं जो तेजी से फोटोसिंथेसिस करती हैं, बल्कि कई जहरीले, हिलने डुलने वाले पौधे भी हैं। इसलिए पूरे वीड प्लकिंग ट्रायल के दौरान ऐसे पौधे हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं फैले हुए हैं। इसलिए बस उन्हें पहचानने और उनसे बचने में सावधानी बरतें। यह कहना आसान था कि जिंग अब उस समय से अलग था जब उसने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था। वह उड़ सकता था और उसे विश्वास नहीं था कि कोई पौधा आसमान तक पहुंचकर उसे मार सकता है। टैन ज़ोयिन के लिए यह और भी आसान था। वे पौधे इतने मजबूत तो नहीं हो सकते थे कि कवच को भेद सकें, है ना? फिर घास के मैदान में कई एलियन जानवर भी हैं। फुटबॉल से भी बड़े कीड़े हर जगह हैं। साथ ही घास के मैदान के भेड़िए, लोहे के गैंडे और दूसरे बड़े खूंखार एलियन जानवर भी हैं। हालांकि ट्रायल में सिर्फ एक घास के मैदान का भेड़िया और कुछ कीड़े मकोड़े जैसे एलियन जानवर हैं, फिर भी वे खुशबू सूंघकर ट्रायल में हिस्सा लेने वालों को ढूंढ लेंगे और उनका पीछा करेंगे। फोरम का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली उड़ने वाली निडल मधुमक्खियां और जहरीली तितलियां हैं, क्योंकि वे एयरफोर्स हैं और उनसे निपटना मुश्किल है। एक भेड़िया और कुछ कीड़े कितने ताकतवर हो सकते हैं? क्यू जिंग ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में कभी न खत्म होने वाले घास के मैदान में कई तरह के वेटलैंड्स, दलदल और दूसरी जमीनें हैं जो लोगों को खा जाती हैं। इसके अलावा कुछ पौधे सख्त जमीन और दलदल दोनों जगह उग सकते हैं और वे बहुत लंबे होते हैं, जिससे बिना ध्यान से देखे यह पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि आप आगे किस तरह की जमीन पर कदम रख रहे हैं। इसलिए ट्रायल में आपको अपने पैरों के नीचे जमीन के हर टुकड़े का ध्यान रखना होगा ताकि आप उसमें धंस न जाएं। कि जिंग ने हाथ हिलाया, यह कुछ भी नहीं था। उनकी फ्लाइट यूनिट जो चाहे कर सकती थी, लेकिन टैन ज़ोयिन इतना अच्छा नहीं था। जिंगटियन आर्मर के पास दलदल के लिए कोई अच्छा समाधान नहीं था। अगर वह उड़ने वाली गाड़ी बना सके तो बहुत अच्छा होगा। क्यू जिंग को एक आइडिया आया और उसने कहा, क्यों न हम कुछ दिनों में वापस आ जाएं। कुछ दिनों में जब तुम्हारी निशानेबाजी बेहतर हो जाएगी तो तुम उन एलियन जानवरों को गोली मारकर मार सकते हो और फिर तुम धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए उसे देख सकते हो। एलियन जानवरों की परेशानी के बिना दलदल उसका कुछ नहीं कर सकता था।
क्यूजिंग का सुझाव सुनकर टैन जुओयिन को भी लगा कि यह सबसे सुरक्षित तरीका है। ठीक है, तो आज आप पहले जाइए, क्यूजिंग ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अकेले दूसरे डायमेंशनल गेट में जाना बहुत बोरिंग है, टैन जुओयिन ने कहा। आप पास हो सकते हैं और जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ट्रायल पास करने के बाद आपको दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन क्यूजिंग अभी भी टैन जुओयिन के साथ रहना चाहता था। चलो पहले जाकर देखते हैं, शायद जानकारी बहुत सही नहीं है। ठीक है, चलो इसका पता लगाते हैं। बोटेनिकल गार्डन तक पहुंचने के लिए 2 और स्टॉप थे। उन्होंने स्कूल बस पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट ए का नक्शा देखा। यह इतना बड़ा है कि यहाँ का बॉटेनिकल गार्डन खेल के मैदान से भी बड़ा है, फोरम ब्राउज कर रहे टैन जुओयिन ने कहा। अदरवर्ल्ड फोरम का कहना है कि इस बॉटेनिकल गार्डन में वीड प्लकिंग ट्रायल सिर्फ एक साइड एक्टिविटी है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल नई फसलें उगाना है, सोर्स पावर या दूसरी दुनिया के पौधों को लोकल पौधों के साथ मिलाना, ज्यादा पैदावार वाली दूसरी दुनिया की फसलों को लोकल बनाना और स्टूडेंट्स का दूसरी दुनिया के पौधों को देखना और उनके बारे में सीखना, ये सब यहाँ किया जाता है। अच्छा ऐसा है, कुछ मिनट बाद वे नॉन ओपन एयर एक्सपेरिमेंटल फील्ड एरिया से पहले स्टेशन पर पहुंच गए। कार रुक गई। जबकि जिन कार से बाहर निकला तो उसने सड़क के उस पार शानदार इमारत को देखा और कहा, यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। बस बात यह थी कि उसे पौधों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें एंट्रेंस पर लगे रोड साइन के हिसाब से ट्रायल एरिया मिला। यह एक लंबा सीधा रास्ता था जो दोनों तरफ 50 मीटर चौड़ा और छत में 4 मीटर ऊंचा था। ऐसा कहा जाता है कि छोटे घास के मैदान के भेड़िए की कूदने की लिमिट 4 मीटर है, इसलिए सीलिंग 4 मीटर तय की गई है। यह उन जंपिंग टाइप एबिलिटीज को पैराग्लाइडर जैसे इक्विपमेंट के साथ पास होने से रोकता है और फ्लाइंग टाइप एबिलिटीज पर भी रोक लगाता है। लेवल डिजाइनर ने कहा कि यह सबकी जमीन पर लड़ने की काबिलियत को ट्रेन करने के लिए है। आखिर वे हमेशा आसमान में नहीं उड़ सकते और सोर्स पावर कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी। इस ट्रायल का डिजाइनर सच में बहुत चालाक है। ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन की जगह एंट्रेंस पर ऑडियंस की सीटों के बगल में या यूं कहें कि वेटिंग एरिया में थी, ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देते समय होता है। क्यूजिंग ने आसपास देखा और पाया कि यहाँ की सुविधाएं स्विमिंग पूल से भी पुरानी थीं और उन्हें बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हालांकि वहां एक नई बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन भी थी जो उस व्यक्ति का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रही थी जो अभी लेवल पार कर रहा था। उन्होंने सी कोम याओ याओ को यह कहते हुए सुना कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद किया जा सकता है ताकि दूसरे लोग इसे न देख सकें। जो 2 लोग उस जगह को देखने आए थे वे अपनी सीटों पर बैठ गए और उस सीनियर को देखा जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसने अपने बाएं हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल क्यूजिंग ने कड़े खोल वाले केकड़े को काटने के लिए किया था और अपने दाहिने हाथ में एक पिस्तौल पकड़ी हुई थी। वह 1 मीटर ऊंची घास पर चला। रुको, ये घासफूस इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? टैन जुओयिन ने कहा, यह एक दूसरी दुनिया है, यहाँ सब कुछ है और यह बस साधारण छोटी घास है। डायमेंशनल गेट के पीछे की घास कम से कम इतनी ऊंची है। यह सचमुच एक दूसरी दुनिया है। क्यूजिंग के चिल्लाने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना जारी रखा। सीनियर के पहने हुए जूतों के सोल बहुत बड़े थे, शायद प्रेशर कम करने और उन्हें दलदल में डूबने से बचाने के लिए। लेकिन ये जूते फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत कम कर देंगे।